हेलो अस्सलाम वालेकुम यार, सारे स्टूडेंट जो है वो प्रोफाइल पे पिक्चर लगाया करो आप लोग, ताकि पता तो चले ना कोई स्टूडेंट का जो है ना वो कौन है क्या है। ऐसे उससे ये होता है कि हमें पता भी चल जाता है कि कोई किसी ने जो फेक तस्वीर लगाई होती है आपकी जो है वो पिक्चर को मिसयूज कर रहा है, तो आपको डायरेक्ट जो है वो पता चल जाएगा, तो ये आपका भी फायदा है। तो आप लोग समझते ही नहीं है। आप लोगों को जो बात कही जाती है उस बात को फॉलो अप किया करें। ठीक है। जो इसमें जो है वो गर्ल स्टूडेंट हैं वो भी अपनी जो है वो पिक्चर लगाएं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। वो भी इसमें जूम पे तो लगाएं ना, व्हाट्सएप पे तो चलो आप नहीं लगाते, कोई ऐसी बात नहीं, वो आप लोगों की सिक्रेसी है, वो कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन आप इस पे जो है ना वो जूम का अकाउंट बना के प्रॉपरली लगाएं, और आगे किसी और जो है ना वो आउट क्लास किसी को भी जो है वो ऐसा लिंक जो है वो ना सेंड किया करे। मैंने सिर्फ जो है वो चेयरमैन साहब और डीन को जो है वो सेंड किया होता है ये लिंक। अपने जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपने अपने सेशन का अच्छा इमेज जो है वो बनाना है। आप में से देखो कोई एक स्टूडेंट भी कुछ करता है तो पूरा सेशन जो है ना वो उसमें हाईलाइट होता है। तो आप देखो, जब समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं, या तो जो है ना वो आपको कोई टीचर कहानी करवा रहा हो, एम जो है ना वो अपनी उसने लगाई हुई हो, तो फिर तो आप ये अच्छे भी लगते हैं इस तरह की ना हरकतें करते। तो आप बिल्कुल जो है वो डेड सीरियस होकर जो है वो ये वर्क किया करें और लेक्चर को समझा करें, और अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स लगाएं, अदरवाइज मैंने रिमूव कर देना है किसी भी टाइम। अभी देखो ना ये 2020 347 इसने अपनी जो है वो पिक्चर लगाई हुई है, इससे देखो ना पता चल रहा है और भी स्टूडेंट, यानी इसकी पिक्चर कोई और मिस यूज नहीं करेगा। पता चलेगा कि ये स्टूडेंट जो है वो 347 अहमद, इसने लगाई हुई है तस्वीर अपनी। और ये कौन है, मोहम्मद जुनेद असलम 385, इसने भी जो है वो अपने अपने आप को प्रेजेंट किया हुआ है। मोहम्मद उमेर है, ये भी 301। मुनीब, चलें आप ब्लैक एंड वाइट लगा दें, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है ना। ताहिर अब्बास ने भी अपने जो है वो, तो आप जो है ना वो इस तरह फेक नेम ना रखें, अपनी पिक्चर्स लगाएं प्रॉपर। ये अरीज फातिमा ये इन्होंने नहीं लगाई। अच्छा जी, तो खैर आप लोग काफ़ी जो है वो ऐड हो गए हैं, लेक्चर जो कि देखें बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और जी, ये क्या कहता है चैट जी। जी जी। अच्छा जी, जिनका नेट जो है वो सही नहीं है वो अपना पहले नेट सही कर लें और फिर लेक्चर जो है वो सुन लें, कोई इतना मसला नहीं। आपको वीडियो भी मिल जानी है। कोई इस टाइम जो है वो अभी नोबल प्राइज़ की डिस्ट्रीब्यूशन तो हो नहीं रही कि आप लोग लाजमी अभी होना है, तो सिर्फ अभी वही हो जो ये। अच्छा ये क्या है जी, मेहर X307, ये एक्स क्या चीज़ है इसमें? ये अपने जो है वो इधर आपने एक्स को भी जो है वो शो किया हुआ है, इसको रिमूव करें। ये पता नहीं मेहर एक्स कौन है, जिसको अभी लिखना भी नाम नहीं आ रहा सही तरह से। अच्छा जी, हमारी क्लास में अरीज है ही नहीं, ये दो। तो यही तो आप लोगों ने बताना होता है ना, आपकी क्लास में अच्छी बात है, ये अरीज नहीं है तो इसको रिमूव करें। ये अरीज फातिमा पता नहीं कौन आ गई है यहाँ पे। जी कर दी है जी, अरीज फातिमा को रिमूव कर दिया है जी। नहीं, बाकी मैं किसी को रिमूव नहीं करता, सिर्फ जो है वो उसको किया है जी। ए, ये देख ये देख ये देख, इंक हंटर, ये ये इंक हंटर जो है ना, ये देखो, ये इनके जो है ना वो वर्क देखो। ये इंक हंटर जो है ना, ये आपको पता नहीं कौन आ गया, जलील का बच्चा। हाँ जी। और कौन जो है वो इसमें इस तरह जो है वो आया है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट ओके हैं। चले जी, अब हम जो है वो लेक्चर की तरफ चलते हैं, और हमने जो है वो इंशाल्लाह जो है 12:30 तक जो है उस पर वर्क करते रहना है, एग्जैक्ट 12:30 तक, ठीक है ना, चूँकि 2 सेशंस हैं। और इसमें हम जो है ना वो आप लोगों का टाइम जो है वो वेस्ट नहीं कर सकते कि हम जो है वो सिर्फ ऑनलाइन में एक ही क्रेडिट करके गुजारा कर दें। हाँ जी सर, हमारी क्लास का नहीं है सर, वो फरहान वारिस है।
हमारी क्लास का ही है। कौन? चले खैर जो भी था। हाँ तो ठीक है ना, आपकी क्लास का है तो मैंने अभी उसको बकवास तो मेरा ख्याल है की है मेरी, चूंकि देखो जो जब बंदे को एक शराफत की जुबान समझ ना आए तो फिर वो जो है ना, वो जो कहने वाला है उसको फिर उसको बकवास ही कहते हैं ना। कि मैंने जो उनको जो है ना वो कहा है कि अपना रोल नंबर और से प्रॉपर लिखें। अब ये अपने जो है ना वो निक नेम्स वगैरह आप अपने पास यूज किया करें क्लास के ग्रुप में। आप हमेशा जो है ना वो सिविलाइजेशन का मुजाहरा जो है वो किया करें। ये जो है वो यहाँ पे कोई जो है वो फनी बात इस तरह फजूल में नहीं करनी, या कोई अपने नाम आप प्रॉपर रखें, अपनी तस्वीर लगाएं। आईसी हैंड्रो से नाम रखा हुआ है। फिर देखो जब आप लोगों को परेशानी होती है उस टाइम आप लोग ही जो है ना मिस्कीन बन जाते हो और कहते हो कि सर हमारे साथ जो है ना वो ये ज्यादती है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, और फिर पता नहीं क्या क्या आप कहते हैं। अच्छा जी यार आप आ जाए शाबाश इस पे। हमारा जो आज का आर्टिकल है वो है जी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आर्टिकल है जी हमारा 2/6। ये देखें पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा। अब ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम भी जस्ट लाइक द प्रीवियस आर्टिकल, जैसे आपने नॉर्मल टेंजेंशियल पढ़ा था ना, और उसके बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वो भी क्या होता है, मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ये है कि उसका भी ओरिजिन जो है वो फिक्स नहीं था, और इसका भी ओरिजिन जो है वो किसी एक जगह लोकेशन इसकी फिक्स नहीं होती। इसका भी ओरिजिन कहाँ पे होता है, जहाँ पे पार्टिकल जो है वो मौजूद होता है वहां पे ही इसका ओरिजिन होता है एक्चुअली। तो पोलर थीटा इसको डिफरेंट जो है वो ऑथर्स जो है वो इसको रेडियल एंड ट्रांसवर्स कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियल एंड ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स क्या चीज होती है? ट्रांसवर्स जो है वो परपेंडिकुलर को कहते हैं, कि रेडियल एंड परपेंडिकुलर या रेडियल एंड ट्रांसवर्स कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको जो है ना वो कहा जाता है। जहां पे ये देखें आपने नॉर्मल एंड टेंजेंशियल में पढ़ा था कि क्या था, वहां पे एक जो है वो टी एक्सिस होता है जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, दूसरा होता है नॉर्मल एक्सिस जो कि हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होता है। लेकिन इसमें सर ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में नेगेटिव एक्सिस का पता कैसे चलता है? ये आपने बहुत अच्छा और टाइम पे क्वेश्चन ये कर दिया है कि ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में नेगेटिव का कैसे पता चलता है। जी बिल्कुल बता देता हूँ। आप देखिए नॉर्मल एंड टेंजेंशियल में जो है ना वो कैसे पता चलता है। नॉर्मल एंड टेंजेंशियल में जो टेंजेंट एक्सिस होता है वो हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, और वेलोसिटी हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो जो यानी अगर जो है वो उसके रिवर्स नेगेटिव हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली, यानी जिस तरफ आप टी लिख देते हैं ना, एक्सिस ड्रा करते हैं, वो पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है अंडरस्टूड है कि उसका 180 डिग्री जो अपोजिट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। और इसी तरह जो उसका नॉर्मल एक्सिस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ पॉजिटिव होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंट्रीफ्यूगल कह लें कि उसको जो अपोजिट साइड होती है यानी आउट ऑफ सेंटर क्या वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये हो जाएगा एन टी का। इसी तरह रेडियल एंड थीटा सिस्टम में क्या होता है इसका मैं पहले बताता हूं ना, फिर आपको पता चलेगा। तो इस तरह पता चलता है। अच्छा अब ये इसमें वर्किंग कैसे है, अब इसमें वर्किंग को समझें। आसान है, इंटरेस्टिंग है, और इसकी डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो एग्जाम में जो है ना वो आ भी जाती है, और ये आपको फुल फ्लेज इस पे एक्सपर्ट होना है, और मुश्किल नहीं है, आसान है। इसकी जो है वो डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। देखें जी आप देखते हैं कि अच्छा एक दूसरी बात एक और समझें कि ये जो एन और टी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं ये दोनों क्या हैं, मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेकिन हैं एब्सोल्यूट, या कह लें कि ये दोनों जो है वो इनके अपने जो ओरिजिन्स होते हैं वो एक्स वाई जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, इसको कहते हैं कि एब्सोल्यूट सिस्टम है। तो ये उसके लिहाज से डिफाइन होते हैं। अभी देखो इनके अपने जो पोजीशन वेक्टर्स होते हैं वो हमेशा एक्स और वाई के लिहाज से जो है ना वो लोकेट होते हैं। जी सर एब्सोल्यूट का मतलब, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ये होता है कि जिसका जो है वो ओरिजिन
मतलब एक जगह फिक्स होता है ना, यानी बॉडी मूव कर रहा है और उसके साथ चेंज नहीं हो रहा, तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट। और जिसका साथ चेंज हो रहा हो यानी मूविंग, जैसे मैंने ये बताया है, तो ये बन जाता है मकसद है एक तरह से रिलेटिव बन जाता है। लेकिन ये रिलेटिव की एक अपनी जो है वो टर्म है। ये रिलेटिव सिर्फ इसका ओरिजिन जो है वो मूव करता है, बाकी इसके जो एक्सिस वगैरह हैं वो उसी लिहाज से परपेंडिकुलर रहते हैं। और ये जी सर फिगर की समझ नहीं, फिगर में समझाऊंगा तो फिर ही समझ आएगी ना। अभी मैं फिगर की तरफ गया नहीं, फिगर में आपको समझाता हूँ, तवज्जो रहे। हम जी कैसे वर्क करेंगे कि ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ये मौजूद हैं। अब हमने क्या काम किया, ये पार्टिकल का ये पाथ है, ठीक है, ये पार्टिकल का ये पाथ है। अब हमने करना क्या है, जो पार्टिकल है वो पॉइंट ए पे मौजूद है, उसकी पोजीशन क्या है, पॉइंट ए पर है। अब पॉइंट ए पर उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वो है आर, यानी आर क्या है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पार्टिकल ए का। ये देखें ये पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है। अब ये बनेगा कैसे, अब हमने क्या काम करना है, पॉइंट ए पे हमने ओरिजिन ले लिया है किसका, रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। और इससे हमने क्या, ये देखें डैश डैश जो बना दे, ये हमारा है, इस एक्सिस का नाम कर देंगे हम आर एक्सिस, यानी आर ये जो लिखा हुआ है ये आर एक्सिस है। और इस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देंगे, वो हो जाएगा थीटा एक्सिस। लेकिन अब ये बात अहम आ गई कि जी थीटा इस तरफ क्यों ड्रॉ किया है, उसको इस तरफ भी तो ड्रॉ किया जा सकता था, इसकी क्या रीजन है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन आपने थीटा की ऊपर ली है, तो इसके लिए आपने रैंडमली नहीं लेनी, इसका जो है वो एक प्रिंसिपल है और आपने उस प्रिंसिपल को फॉलो करना है। और वो प्रिंसिपल क्या है, ये देखें कि ये एक्स एक्सिस है ना, या ये वाई एक्सिस है। तो आप देखेंगे कि एक तरफ हर डायग्राम जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहां पे आपको एक तरफ जो है ना वो रेफरेंस दिया होगा। मसलन अब एक्स एक्सिस रेफरेंस है, उसके साथ आर एंगल बना रहा है थीटा, सही है ना, यानी ये जो आर है पोजीशन वेक्टर, इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो अब थीटा की जो मेजरमेंट की डायरेक्शन है वो क्या है, वो इस तरफ है ना, यानी कह ले कि वो काउंटर क्लॉकवाइज है, यानी थीटा की मेजरमेंट की ओरिएंटेशन क्या है, दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपने थीटा एक्सिस को इस तरफ ड्रॉ कर देना है। अगर मैं आपको यही कहता कि ये थीटा यहाँ की बजाय मैं बना देता वाई एक्सिस के साथ, यानी हमें कहता कि वाई एक्सिस से क्लॉकवाइज में मेजर कर रहा हूँ, आर इसी जगह पे है, तो मैं थीटा एक्सिस को डाउनवर्ड बना देता। ठीक हो गया ना। तो आपने हमेशा देखना है कि रेफरेंस जो है ना वो जो होगा एक्स और वाई, जो कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का रेफरेंस है, जिसके साथ जो है वो आर पोजीशन वेक्टर बना रहा होगा एंगल थीटा, उससे जो है वो आपने उस तरफ बनाना है उसका थीटा एक्सिस। सही है, ये आपको पोजीशन आर एक्सिस और थीटा एक्सिस डिफाइन करने की बात समझ आई। मैंने क्या बताया है कि एक्स एक्सिस के साथ है तो ये ऊपर जा रहा है ना, यानी मेजरमेंट यहाँ पे थीटा 0 है, इसी तरह ऊपर चलता गया तो वो क्या हो गया, नेगेटिव। जी दोबारा मैं यही बता रहा हूँ कि देखें जो थीटा है वो क्या एक्सेस के साथ बन रहा है। अब एक्स एक्सेस से मेजरमेंट हो रही है ना, तो इसका मतलब है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज। तो आपने थीटा ऊपर पॉजिटिव लेना है। और अगर वाई एक्सेस के साथ यही थीटा मैं बता दूं, बना हुआ बता दूं कि इसके लिहाज से मैं काउंट कर रहा हूं, तो फिर नीचे की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, ये मतलब है। हाँ जी। अच्छा अब ये देखें, ये जो अभी ये देखें, ये जो स्टूडेंट है ना, ये मकसद है ना ये दुरुस्त होते नहीं, इसको जो है ना ये देख, ये जो ये देख, ये देख, ये करीना और ये खुद अपने आप को जो है ना वो अल्लाह के फजल से ये हाईलाइट हो ही जाते हैं। चले जी, तो रिपीट थीटा जी, वीडियोस ऑफ रखें, वीडियोस ऑफ रखें, सही है। सर थीटा की समझ नहीं लगी भाई, थीटा की समझ में बता देता हूँ। देखें आपको ये पता चल गया ना ई आर एक्सिस, मैंने कहा है कि आपको याद है ना कि पोजीशन वेक्टर जैसे सर्कल है ना, सर्कल के बेस की डेफिनेशन बेस करती है। अब ये आर उसका बन गया है पोजीशन वेक्टर। जी पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लिया आपने, जी वही बता रहा हूँ। मैंने कहा है कि देखो जो आर है, अगर अब मैं इसको इससे यहाँ से नोटेशन से बताता हूँ, बल्कि नहीं मैंने डायग्राम ही बनाई, इससे समझे आप, इससे बताता हूँ। ये देखें, ये डायग्राम में ये पाथ है और ये आर एक्सिस है, ठीक है ना, और ये क्या है, ये थीटा एक्सिस है।
पोलर कोऑर्डिनेट्स भी यही होता है, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स भी यही होते हैं, आर थीटा को पोलर कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है जी। अब देखें जी, ये आर है, ये पोजीशन वेक्टर है। अब इसका ये एंगल क्या बन रहा है, जो हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है वो एंगल बन रहा है थीटा। बात समझ आ रही ना? यानी इसका जो एंगल ये बन रहा है, ये क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है ना, ये देखें। अब ये पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम पॉइंट ओ से। अब ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम थे दोनों, ठीक है, ये क्या थे, एक्स और वाई। अब पोजीशन वेक्टर की जो एंगल बन रहा है एक्स के साथ कितना बन रहा है जी, थीटा बन रहा है। तो आपने देखा कि थीटा की मेजरमेंट की डायरेक्शन किस तरफ है, ये देखिए ना, ये ओरिएंटेशन है, तो इस तरफ आपने थीटा पॉजिटिव ले लेना है। अगर मैं कहता कि वाई एक्सिस में थीटा इस तरफ मैं मेजर कर रहा हूँ, सही है ना, अगर मैं कहता कि फॉर एग्जांपल थीटा में इस तरफ से यानी वाई से इस तरफ लेता, तो फिर हमारा यानी इस तरफ पॉजिटिव हो जाता थीटा एक्सिस, ठीक है। तो ये आपने बस ख्याल रखना है। और जो आर एक्सिस है वो आप देखिए कि पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में होता है। अब देखो ना, तीर का निशान इस तरफ है, तो आर हमेशा इस तरफ पॉजिटिव होगा, इस तरफ नेगेटिव हो जाएगा, यानी इस तरफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव आर अगर कोई वेक्टर इस तरफ है, और अगर कोई वेक्टर इस तरफ है तो वो क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा पॉजिटिव। और ये मेजरमेंट से इस ओरिएंटेशन में पॉजिटिव थीटा हो जाएगा और डाउनवर्ड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। जल्दी बताएं, अब इसमें कोई मुश्किल है? इसमें रेडियल डिस्टेंस कौन सा है, इसमें रेडियल डिस्टेंस कौन सा है, तो वो आर ही है। यानी ये जो आर है ना पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड, यही रेडियल डिस्टेंस है जी। अब बताएं यार, इसमें कोई क्वेश्चन है? आपको पॉजिटिव नेगेटिव की समझ आई है या नहीं? ये आप मुझे चैट में लिख कर दें कि ये आपको आर पॉजिटिव या आर नेगेटिव का पता चला है ना। यानी पोजीशन वेक्टर होता है, ये देखिए एक्स और वाई के ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर लेते हैं और उसी डायरेक्शन में होता है, इस तरफ पॉजिटिव और इससे रिवर्स नेगेटिव। ई थीटा वाला ऊपर क्यों लिया है, वो यूनिट वेक्टर होता है ना, वो यूनिट वेक्टर होता है। यानी ई थीटा ई आर, जैसे आपने देखा था ना कि वहां पे होता था नॉर्मल टेंजेंशियल में ई टी और ई एन होता था, तो यहाँ पे जो है वो यूनिट वेक्टर ई आर और ई थीटा होते हैं। आर की डायरेक्शन में जो है वो यूनिट वेक्टर ई आर होता है और थीटा की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, ई थीटा होता है जी। सर आर मैग्नीट्यूड के साथ ई आर कैसे आएगा भाई, आर एक्सिस है ना तो उसका यूनिट वेक्टर ई आर है, यानी आर मैग्नीट्यूड है ना तो उसके साथ उसका यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, यानी ई वो डायरेक्शन बताएगा ना कि ये आर डायरेक्शन में है, आर एक्सिस की डायरेक्शन में है मैग्नीट्यूड, सही है। पॉजिटिव नेगेटिव की समझ नहीं आई तो वो मैंने बता दिया है कि जो देखो आपने हमेशा तीर का निशान बनाना। हम इंशाल्लाह एग्जांपल करेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम करेंगे बहुत सारे, तो आपको सारी समझ आ जाएगी, ठीक है ना। यानी क्या होता है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से इसका पोजीशन वेक्टर लिया जाता है, ये आपने मैंने तीर का निशान बना दिया। अब इसी से आगे आपने फॉरवर्ड आर एक्सिस बना देना है और थीटा एक्स एक्सिस के साथ मेजर हो रहा है तो इससे परपेंडिकुलर ऊपर जो है वो थीटा पॉजिटिव हो जाना है, बस इतनी सी बात है। यूनिट वेक्टर का नाम जो है वो ई थीटा और ई आर रख दिया, बस इतनी सी बात है। अब देखिए जी मैंने क्या लिखा है, ये देखें। अब मैंने लिखा है कि जी वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड और ई आर, यानी क्या है, यानी पोजीशन वेक्टर ये जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा इसकी मैग्नीट्यूड या इसकी लेंथ, और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, यानी वो ई आर बता रहा है ना कि ई आर डायरेक्शन में है इसका पोजीशन वेक्टर। हम इसकी मैग्नीट्यूड को स्मॉल आर ऐसे ही कह देते हैं, जैसे वो इटैलिक क्वेश्चन लिखा हुआ ई आर, तो हमें पता चल गया कि पोजीशन वेक्टर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा आर ई आर। अब आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे जो है वो स्मॉल आर, ये भी, ये दोनों जो है वो वेरिएबल है, यानी ये मैग्नीट्यूड बता रहा है और ये बता रहा है उसकी जी। सर ये आर या फाई का कोई खास कन्वेंशन है पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए, आर या थीटा कोई खास कन्वेंशन है जी बिल्कुल। जिस तरह आप देखें ना रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होते हैं, एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, और इसी तरह नॉर्मल टेंजेंशियल में क्या होता है, एन और टी दो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसी तरह आर थीटा सिस्टम में आर और थीटा दो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब ये क्यों होते हैं, ये हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम जो है वो फॉर्मुलेशन पे और प्रैक्टिकल सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब एक बात और आप क्वेश्चन कर सकते हैं
कि ये सिस्टम यूज कहाँ पे होता है। यानी अब देखो ना, अगर हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से काम चल सकता है तो हम ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों यूज कर रहे हैं, या हम नॉर्मल टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों यूज कर रहे हैं। तो इसका जो है वो सिंपल सा आंसर ये कि प्रॉब्लम फैसिलिटेशन के लिए, कि सम टाइम क्या होता है यूनिवर्स में। अब देखो आपने कहीं जो है वो रेडियल आप सर्कल में मूव कर रहे हैं, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए, सर्कुलर मोशन को स्टडी करना है, तो उसके लिए बेस्ट क्या हो जाएगा, हमारे पास नॉर्मल टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा। और अगर आपने कोई when in curvilinear motion we are facing when in curvilinear motion we are facing in our life, ये इस क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई, इसने पता नहीं क्या कहा। when in curvilinear motion we are facing in our lives, जी अच्छा जी, तो ये बात है। अब ये जो आर या आंसर है, ठीक हो गया, चले जी। तो ये बात आपको समझ आई, पोजीशन वेक्टर आर किसके बराबर है, आर ई आर के बराबर। तो अब हमने पोजीशन वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगी, वो वेलोसिटी आ जाएगी। अब मैं ये ड्राइंग रिमूव कर रहा हूँ, ये देखें जी, क्लियर ऑल ड्राइंग। अब हम जी आगे चलते हैं, ये देखें हमने वेलोसिटी निकाली। वेलोसिटी क्या होता है, पोजीशन वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव होता है। तो हमने क्या काम किया, डी आर बाई डी टी कर दिया। अब हमने कैसे काम किया कि यानी आगे जो है वो आर ई आर, ये इसका भी जो है वो डेरिवेटिव लिया। तो अब ये दो फंक्शन है, दोनों ही वेरिएबल है, ई आर भी वेरिएबल है और ये आर भी वेरिएबल है, मैग्नीट्यूड भी। अब ई आर क्यों वेरिएबल है, क्योंकि ई आर की मैग्नीट्यूड तो 1 है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ई आर भी वेरिएबल है और अपना पोजीशन वेक्टर आर भी वेरिएबल है। जी अब हमने इसका जब डेरिवेटिव लिया तो वो किसके बराबर हो गया, वो हो जाएगा आर डॉट और साथ क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर ई आर आ जाएगा ना। देखो दो फंक्शन का डेरिवेटिव आपने लेना है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है। तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन वैसे आ गया, और आगे फिर क्या आ गया कि पहला फंक्शन वैसे आ गया, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। अब मैंने क्या ई डॉट आर ये आ गया, ये इसके ऊपर मैंने स्टेरिक भी लगा दिया। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है कि ई डॉट आर की वैल्यू क्या है, तवज्जो रहे। अब ई डॉट आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। अच्छा बताएं यहां तक आप सबको समझ आ गई, कोई क्वेश्चन है? आगे मैं ई डॉट आर की वैल्यू बताता हूं कैसे कैलकुलेट करनी है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दे। सर स्टैरिक का मतलब मैंने वैसे उसको आगे मैंने कैलकुलेट करना है ना, तो मैंने वैसे जानबूझ के स्टैरिक लगाया है ताकि आपको बताऊं कि इस टर्म को मैं आगे जो है वो कैलकुलेट करने लगा हूं ई डॉट आर को। तो स्टैरिक मैंने जानबूझ के खुद लगाया है, सही है, सिर्फ समझाने के लिए आपको इंडिकेट। इसके बाद में वैल्यू इस जगह पुट कर देंगे क्योंकि बाकी जो है वो ओके है। जी सर ई आर तो डायरेक्शन बता रहा था, हाँ सही हो गया, सही हो गया, ई आर तो डायरेक्शन बता रहा था, ठीक हो गया। तो वो वेरिएबल कैसे, बिल्कुल वेरी गुड। लेकिन वो डायरेक्शन बता रहा था, लेकिन डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही थी ना। देखो डायरेक्शन तो वो बता रहा है, एक पॉइंट पे तो उसने बता दी कि ये डायरेक्शन है, लेकिन हम तो जनरली देख रहे हैं ना, पार्टिकल मूव कर रहे हैं, वो एक जगह रुका हुआ तो नहीं है कि उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट हो गई है, वो तो आगे मूव करता जा रहा है। तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन भी चेंज होती जा रही है, तो इस वजह से वो वेरिएबल है। मैग्नीट्यूड उसकी यूनिट है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, जो कि पार्टिकल इन मोशन है, वो एक जगह रुक नहीं गया जी, ये वजह है। आगे समझ चले। तो आपने देखा कि ई डॉट आर हमने देखना है कि व्हाट इज द वैल्यू और द मैग्नीट्यूड और द रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है वो ई आर की यूनिट वेक्टर ई आर की, ये जो चेंज आ रही है वो कितनी आ रही है, हमने उसका कैलकुलेट करना है, सही है ना, टाइम के लिहाज से। अब ये कैसे होगा, अब हम क्या काम करेंगे, आप मुझे एक बात बताएं, इस जगह इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ई आर है ना। अब उसके बाद हुआ क्या, हम आगे किसी और पॉइंट पे गए और वहां पे इसका न्यू यूनिट वेक्टर क्या बन गया, ई डैश आर बन जाएगा ना। ये नहीं देखो पार्टिकल पहले पॉइंट ए पे था इस जगह पे, और फिर उसके बाद आगे पॉइंट पे चला गया, तो वो उसकी न्यू पोजीशन ई डैश आर आ जाएगी। ये दोनों वेक्टर जो है वो क्या, इन दोनों को हम सेम टेल से जो है ना वो मतलब ड्रॉ कर लेंगे। अब मुझे एक बात बताएं कि इनके दरमियान जो एंगुलर चेंज आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ जाएगी, उसको हम कह देंगे कि डी थीटा।
यानी ई आर, और ये देखिए मैं आपको यहाँ पे यार बना देता हूँ, आपको शायद मेरी बात समझ इस तरह ना आए। मैं यहाँ एक मिनट जी, ये देखें अब मुझे सर ये आर को वेरिएबल, आइए सर ये आर को वेरिएबल मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से लिया है सर, ये आर को वेरिएबल मैग्नीट्यूड में चेंज। सर ई आर का दोबारा बता दें। ई आर के बारे में मैंने कहा है कि वो क्या होता है, दैट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द आर एक्सिस, और आर एक्सिस हर पॉइंट पे जो है वो साफ ज़ाहिर है चेंज होता जा रहा है ना, उसकी लेंथ भी तो चेंज हो सकती है ना। अब आप एक मुझे ये बात बताएं, मैं आपसे ये एक पोजीशन वेक्टर बना रहा हूँ, आप देखना, आप मुझे बताएं अब ये जो आर है यहाँ पे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आर डैश वेक्टर हो जाएगा। अब इसकी मैग्नीट्यूड चेंज होगी या नहीं, इसकी लेंथ ज्यादा है, ये देखें इसकी लेंथ क्या है, वो ज्यादा है, और इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको मैं क्या कह दूंगा, ये है जी ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा ई डैश आर, ये यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा, ई डैश आर, और इस टाइम इस पर जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ई डैश थीटा। तो अब पहला क्या था, वो ये था जी, यस सर, समझ आ जाएगी आपको, आप बस थोड़ी सी तवज्जो दें। देखें अब पहला पोजीशन वेक्टर था आर, अब तो उसके बाद जब न्यू जगह पे आएगा तो इसका आर की मैग्नीट्यूड भी तो चेंज हो जाएगी ना, इसकी लेंथ बढ़ जानी है, कम हो जानी है, वो चेंज होती जानी है। अब ई डैश आर भी देख लें, उसकी भी डायरेक्शन नई बन गई है, चेंज हो गई है। तो अब इसके दौरान आप मुझे ये बताएं कि ये जो एंगल मैं बना रहा हूँ असल में ना, अब जो कि आपको समझ आ गई, वो हर चीज ना इधर वो बनाता नहीं ना, ही उसने बुक में बनाई है। अब ये जो एंगुलर चेंज है ना, जैसे आपको पता है डी बीटा आती थी, यहाँ पे हमने इसका नाम कर दिया कि डी थीटा, यानी थीटा क्या है, आर का ओरिजिनल एंगल है, और डी थीटा क्या है, वो एंगुलर चेंज आ गई है जो कि ए और ए डैश के दरमियान है जी। सर हमने ओरिजिन चेंज किया नहीं, हमने ओरिजिन चेंज नहीं किया, ओरिजिन ये तो आप ओल्ड वाला क्यों ले रहे हैं सर, हमने ओरिजिन चेंज किया है तो आप ओल्ड वाला क्यों ले रहे हैं भाई, ओल्ड वाला मैंने तो नहीं लिया, नहीं ओरिजिन नहीं चेंज किया, ये जो ओरिजिन है ये तो फिक्स रहना है ना, आपको पता है कि हर जगह पे ये ओरिजिन फिक्स रहना है, हमने सिर्फ ये जो है ना वो आगे पॉइंट ये मूव करता जा रहा है, यानी ये आर थीटा का ओरिजिन ये था, ये मूव कर रहा है, लेकिन ये वाला ओरिजिन तो फिक्स है ना, पोजीशन वेक्टर इसी के लिहाज से लेना है हर पॉइंट पे जी। कोऑर्डिनेट चेंज किए हैं तो आप कोऑर्डिनेट तो चेंज किए, हाँ जी बिल्कुल जी। तो ये जो है वो हमारे पास आ गया ई डैश आर और ई डैश थीटा, तो ये मैंने बताया कि ये एंगल डी थीटा। अब आप मुझे एक बात बताएं कि जो ये ऊपर ले आए, इसको मुझे अब क्लियर कर लेंगे। अब ये देखिए ये ई आर क्या है, ओरिजिनल यूनिट वेक्टर है, और उसके बाद ई डैश आर क्या है, वो जो हमारे पास न्यू पोजीशन पे पोजीशन वेक्टर है वो है यूनिट वेक्टर आर एक्सिस का। तो अब ये जो चेंज आ गई है वो किसके बराबर आ गई, इसको हम कह देंगे डी आर, डी ई आर, यानी चेंज इन द डिफरेंशियल चेंज इन द यूनिट वेक्टर ई आर, इसको हम क्या कहेंगे डी ई आर को। सर आप फाई को के एक्सिस के तौर पर ले रहे हैं, एक्सिस के तौर पर ले रहे हैं, तो फिर एंगुलर चेंज तो डिफाइन करने के लिए थीटा सही होगा यार, फाई ना लिखें ये थीटा लिखें, तो हम जो है ना वो हम करेंगे ना, अभी हम सिर्फ आर को, जो कि देखो हमारे पास यहाँ पे ई आर आया था ना, हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, जब हम आगे चलेंगे वो भी हम करते हैं, थीटा भी करते हैं, पहले इसको देखें यार। अब देखो ये डेरिवेशन में बस आपके नॉलेज के लिए समझा रहा हूँ, यकीन माने, ये आपको पता है 30 नंबर का मिड टर्म होता है। अब 30 नंबर का मिड टर्म आपको पता है सिर्फ 2 क्वेश्चन के ऊपर भी पूरा हो जाता है, लेकिन मैं ये जो सारा कुछ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, ताकि आपको जो है वो हेल्प हो। तो अब मैं क्या बात बता रहा हूँ कि ये ई आर आ गया और ये क्या आ गया, ई डैश आर, और इसके दरमियान जो एंगल है डी थीटा। इसमें ड्राइव क्या आई है, इस डेराइव क्या चीज करें करने, वही ड्राइव हमने पूरे इस बुक में हमने हमेशा वेलोसिटी एक्सेलेरेशन ही कैलकुलेट करनी है, और तो कोई नई चीज हमने इसके अंदर कुछ नहीं करना, हमने हमेशा वही चीजें कैलकुलेट करनी है जी।
तो ई आर ये आ गया और ई डैश आर ये आ गया। अब एंगुलर चेंज क्या आ गया, डी थीटा, और डी ई आर क्या हो गई, ये डिफरेंशियल चेंज इन द यूनिट वेक्टर ई आर। अब ये डी ई आर है किसके बराबर, अब ये देखें ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर क्या है, ये इधर ये देखिए तीर का निशान बना हुआ है, क्लियर है आपको। अब डी ई आर किसके बराबर हो जाएगा, अगर आप देखें कि एस इज इक्वल टू आर थीटा से किसके बराबर होता है, तो ये ई आर हमारा बन गया सर्कल का रेडियस। अब देखें कि ये एक्चुअली क्या बनेगा, ये पूरा असल में ये देखें ना, ये सारे पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करें तो ये पूरा सर्कल बन जाना है। अब इस सर्कल का रेडियस क्या बन जाएगा, वो ई आर बन जाएगा। तो ई आर की मैग्नीट्यूड जो है वो हमने लेनी और साथ डी थीटा एंगल लेना, यानी हमने ये एंगल डी थीटा आ गया, और तो ये लेंथ बताएं कितनी होगी, ये डी ई आर की मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी आर थीटा। अब आर किसके बराबर हो जाएगा, वो ई आर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी और साथ डी थीटा आ जाएगी, बिल्कुल जैसे हमने टी एक्स में किया था। सर ई आर डैश भी तो बन सकता है, हाँ ये बिल्कुल आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, लेकिन हम इसमें से सिर्फ ओरिजिनल ले लेंगे ना, हमें ई डैश आर की जरूरत नहीं है, हम ओरिजिनल भी तो ले सकते हैं ना, ताकि हमें जो है वो ई डैश आर तो रिजल्टेंट बन रहा है ना, एक्चुअली वो तो न्यू पोजीशन में बन रहा है, हमने ओरिजिनल पोजीशन या इंस्टेंटेनियस देखनी है ना। तो ई आर जो है ना वो हम ले लिया मैग्नीट्यूड, सही है, ताकि हमारे पास जो है वो हम ई आर कैलकुलेट करना है ना, अगर हमने ई डैश आर कैलकुलेट करना होता तो हम वो ले लेते, लेकिन हमने चूंकि डी ई आर कैलकुलेट करना है तो हम ई आर की मैग्नीट्यूड ले लेंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो ई आर की मैग्नीट्यूड आ गई, साथ डी थीटा आ गया। अब ये देखें कि ये डी ई आर की मैग्नीट्यूड क्या है, वो 1 है। ई आर की मैग्नीट्यूड क्या है, चूंकि जो यूनिट वेक्टर था मैग्नीट्यूड उसकी सिर्फ लेनी थी, वो 1 थी, और आगे डी थीटा आ गया। अब अगली चीज आ गई कि ये ई थीटा क्या चीज है, देखिए ना, अब डी ई आर तो आ गया, अब ये आ गई मैग्नीट्यूड, सही है। अब हमने अगला काम ये करना है, मुझे ये बात बताएं कि ये जो डी ई आर वेक्टर है, ये देखिए ना, ये क्या वेक्टर है, ये है डी ई आर वेक्टर। अब ये इसकी डायरेक्शन कौन सी है, आप देखते हैं कि ये हमारे पास है आर डायरेक्शन, देखिए ना ई आर किस में होता है, वो आर डायरेक्शन में होता है, और ये उस पर क्या एंगल बन जाता है, लिमिट में ये बन जाता है परपेंडिकुलर। तो ये डायरेक्शन कौन सी बनती है, ये थीटा बनती है ना। तो थीटा डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, वो होता है ई थीटा। तो इस वजह से हमने ये ई थीटा लिख दिया है। हमने ये कहा कि ये जो डी ई आर वेक्टर होगा, दिस विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव थीटा। तो इस वजह से हमने डायरेक्शन को शो करने के लिए हमने इसके साथ ई थीटा लिख लिया है, सही है ना। यानी ई आर डी थीटा मैग्नीट्यूड बन गई डी ई आर की, और डी ई आर की जो डायरेक्शन है वो बन गई ई थीटा। अब बताएं इस बात की समझ लगी आप सबको? जी रिपीट सर, हाँ रेडियस सर्कल का ना, जी जी। अच्छा मैं रिपीट, मैंने देखा मैंने कहा कि डी ई आर क्या है, ये वेक्टर है। अब इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड बन गई जी ई आर की मैग्नीट्यूड डी थीटा, ये अब बन गई मैग्नीट्यूड, और साथ उसकी डायरेक्शन लेनी है। तो डायरेक्शन मैंने बताई है कि डी ई आर जो है वो लिमिट में क्या बन जाता है, वो ई आर पे परपेंडिकुलर, ये देखिए परपेंडिकुलर बनाया भी है, नजर आ रहा है ये, तो ये परपेंडिकुलर बन जाता है। और अब आपको पता है कि आर पे परपेंडिकुलर क्या होता है, वो थीटा एक्सिस होता है, और उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है ई थीटा। तो इस वजह से ये ई थीटा बन गया, यानी हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, डी थीटा ई थीटा, ये मैग्नीट्यूड आ गई, सही है। अब हमने क्या इसको डी टी पे डिवाइड कर दिया, डी ई आर दोनों तरफ डिवाइड कर देना डी टी पे, तो इधर भी डी थीटा पे डी टी आ गया और साथ ई थीटा आ गया। तो हमने लिख लिया कि ई डॉट आर जो है, यानी डी ई आर बाई डी टी को क्या ई डॉट आर लिख लिया, वो हो जाएगा थीटा डॉट ई थीटा। तो हमारे पास यानी एंड रिजल्ट क्या आ गया है, थीटा डॉट ई थीटा, यानी ई डॉट आर की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ गई, थीटा डॉट ई थीटा, सही है। चलें जी, तो हमारे पास ये मैग्नीट्यूड आ गई है ई डॉट आर की, जो स्टेरिक वाली थी। अब उसकी वैल्यू इधर पुट की है, ये देखिए आर डॉट ई आर, और ये था आर ऑलरेडी था, और ये क्या था, थीटा डॉट ई थीटा के बराबर था, ये देखिए थीटा डॉट ई थीटा लिखा है।
अब ये देखें, ये हमारे पास वेलोसिटी किसके बराबर बन गई, वेलोसिटी बन गई कि ये हम लिख लिया कि ई आर के साथ जो है वो वी आर है, यानी वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट, और ये ई थीटा के साथ जो सारा कुछ लिखा हुआ है आर थीटा डॉट, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का थीटा कंपोनेंट। तो ये देखें, यानी मैंने लिख लिया कि आर डॉट को हम क्या लिख लेंगे कि वो वी आर के बराबर, यानी आर डॉट असल में क्या है, वी आर के बराबर है। आर डॉट किसके बराबर है, वो वी आर के बराबर है। ये ई आर मैंने लिख दिया है। हाँ हाँ, पूछी जा सकती है, इसी वजह से तो बता रहा हूँ मेरे अजीज, कोई भी पूछी जा सकती है, क्वेश्चन किसी भी तरह का उस टाइम बन सकता है, सही है। तो आपने इसको रेडी रखना है, बिल्कुल आपके जहन में क्लैरिटी होनी चाहिए, रट्टा नहीं होना चाहिए। ये देखें, यानी ये जो लिखा है ना, ये असल में क्या होना था, वी आर होना था, मैंने ई आर गलती से लिख दिया है। यानी आर डॉट किसके बराबर है, ये देखें, ये आर डॉट और ये क्या हो जाएगा, वी आर, और ये जो आर थीटा डॉट है, ये देखें, ये सारा किसके बराबर हो गया, वी थीटा के। यानी ये इस तरह जो लिख लिया, वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट, वेलोसिटी का थीटा कंपोनेंट। बताएं, जल्दी बताएं, वेलोसिटी समझ आ गई है या नहीं, क्योंकि आगे जो एक्सेलेरेशन है और वो आपको आसानी से समझ आ जाएगा अगर यहाँ तक समझ आ गई चीज। तो यहाँ तक मुझे बताएं, यहाँ पे ये जो मैंने लाइन लगा दी है, आप मुझे बताएं यहाँ से ऊपर तक समझ आ गई सबको जी। ये सारे गॉट इट कर लें, ठीक है ना, सिर्फ एक ये सर आर डॉट और वी आर के इक्वल कैसे बना, नहीं देखो ना, ई आर के साथ जो कुछ भी लिखा होगा वो उसको हम कह देंगे कि ये कोई वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट है ना, क्योंकि ये सारा रेडियल का ये होगा, तो उसको हमने वी आर जस्ट वी सब्सक्रिप्ट आर लिख लिया, यानी वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट, क्योंकि ई आर के साथ जितनी बड़ी लंबी टर्म होगी वो सर अब ई थीटा कांस्टेंट यूज हुआ है, सर अब ई थीटा कांस्टेंट यूज हुआ है, हाँ नहीं, ई थीटा अब भी कांस्टेंट नहीं है, ई थीटा अब भी वेरिएबल है, लेकिन अब हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया ना, हमें पता चल गया कि हर इंस्टेंट के ऊपर। लेकिन अब मेरी एक बात सुने, पहले था ई जो हमारे पास आ रहा था ना ई स्टेरिक आर, वो हमें बता रहा था कि चेंज कितनी आ रही है यूनिट वेक्टर में, हमने चेंज की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। लेकिन अब तो यूनिट वेक्टर खुद आ गया ना ई थीटा, अब यहाँ पे अगर ई डॉट थीटा आ जाता तो फिर हमें ये भी कैलकुलेट करना पड़ता है, कहीं भी यूनिट वेक्टर की चेंज आ जाए ना, यानी टाइम के लिहाज से, तो उसको हमने कैलकुलेट करना है। अगर सिर्फ यूनिट वेक्टर इटसेल्फ आ जाए तो फिर उसका कोई मसला नहीं है, जैसे देखें आर डॉट ई आर आ गया था तो हमने इसको नहीं छेड़ा, लेकिन जहाँ पे हमारे पास थीटा जो ई डॉट आर आ गया था, तो इसका मतलब है वो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट वेक्टर आ गई थी। तो जब आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट वेक्टर निकालनी है तो फिर हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगी। बात समझ आई है या नहीं आई, इसी वजह से ऊपर उस पर स्टेरिक लगाया था। तो जिस जगह पे भी यूनिट वेक्टर की रेट ऑफ चेंज आ जाती है तो उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर साथ यूनिट वेक्टर इटसेल्फ आ जाए तो उसका कोई मसला नहीं, वो तो हमें सिर्फ डायरेक्शन बता रहा होता है उस इंस्टेंट के ऊपर जी। तो मेरा ख्याल है आपको वेलोसिटी तक समझ आ गई होगी सबको, वरना बाद में वीडियो देखना अच्छी तरह तो आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगी जी। 50% आ गई है, बाकी दोबारा सुनेंगे तो इंशाल्लाह आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, गारंटी है, सही है ना। मेरे उत्ते समझना है, ये जो है ना वो सवाल ही नहीं पैदा होता, समझ सिर्फ उसको नहीं आ सकती जो है वो कम्युनिकेट नहीं करता या बताता नहीं है, पूछता नहीं है, सही है ना, वरना जो है वो इंशाल्लाह ये समझ आनी आपको बड़ी ज़रूरी और आएगी भी। आगे आ जाएंगी एक्सेलेरेशन पे, प्रॉब्लम बड़े इंटरेस्टिंग है इसके, लेकिन हम प्रॉब्लम की तरफ हमने चलना है, हमने प्रॉब्लम भी करने हैं, आप लोगों ने तवज्जो रखनी है, समझते जाना है। ये देखें, अब हम आ गए जी एक्सेलेरेशन पे। अब एक्सेलेरेशन पे मीटिंग एंड हो रही है तो कोई मसला नहीं, हम मीटिंग को रिकनेक्ट करेंगे, हम अगला पूरा सेशन जो है वो तकरीबन करेंगे, डोंट वरी।